बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गोइंग अंडरग्राउंड और मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्ठा। नाज़रीन, आज हम इस पर बात करें खैबर पख्तूनख्वा में नई जमात तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस बन गई और परवेज़ खटक साहब लीड करेंगे इस जमात को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस एक नई जमात। परवेज़ खटक साहब ऐसे महसूस होता था जैसे नून लीग को ज्वाइन करना चाह रहे हैं और ऐसी कुछ खबरें आ रही थी कि शायद नून लीग को ज्वाइन करेंगे, लेकिन नून लीग का रिफ्यूज़ल हुआ। परवेज़ खटक साहब इतने अहल नहीं थे कि नून लीग इन्हें एक्सेप्ट करती। नून लीग ज़्यादा कॉन्शियस थी कि पीटीआई के अहम रहनुमा रहे हैं, इनको अपनी जमात में लिया जाए या ना लिया जाए। इन दी एंड नून लीग ने इनकार किया परवेज़ खटक साहब को किसी भी तरह से अडॉप्ट करने के लिए और परवेज़ खटक साहब ने अपनी जमात लॉन्च कर दी है और 57 से ज़ायद अरकान असम्बली खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कहा जा रहा है कि उन्होंने परवेज़ खटक साहब की जमात को ज्वाइन कर लिया है और रोज़ाना मुलाकातें हो रही हैं परवेज़ खटक साहब की। मुख्तलिफ़ साबिक़ा अरकान जो पार्लियामेंट है उससे, और कोशिश की जा रही है कि बहुत से लोगों को, मैक्सिमम लोगों को अपने साथ एडअप किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, असल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी तरह टूट फूट का शिकार है। भरपूर तोड़ा गया है उसको और ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है अब कोई 70% के करीब लोग शायद निकल चुके हैं उस पार्टी से और पीछे रह क्या गया है 30% लोग। अब वो 30% लोग भी क्या करेंगे, कहाँ जाके फॉल करेंगे। लेकिन बहरहाल रोज़ाना नई से नई जमातें बन रही हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी IPP की बात की जाए तो अभी तक मंशूर ही नहीं आया उनका। अभी तक उनके कोई चीज़ सामने नहीं आया कि वो लोग आए क्या करने हैं इस मुल्क के अंदर। ठीक है, बड़ी ATMs हैं उनके पास। अगर उनसे द स्टार्ट ऑफ द पार्टी अगर बात की जाए, सरबराहों की बात की जाए तो जहांगीर तरीन अलीम खान, दो बड़ी ATMs जिन्होंने 2018 के इलेक्शन में बड़ा किरदार अदा किया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिताया था जहाज़ इस्तेमाल करके, वसाइल इस्तेमाल करके। अब वो दोनों बड़ी ATMs इकट्ठी हो चुकी हैं और एक नई पार्टी तश्कील दे दी है। क्या रंग लाएंगी उन ATMs की पावर्स, क्या रंग लाएगी परवेज़ खटक साहब की ये पार्टी। और इसके अलावा जो बाकी जमातें हैं, जो 13-14 जमातों का इत्तेहाद था, PDM, मौलाना फजलुर रहमान साहब इस मुल्क में कहते हैं सबसे अच्छी ऑप्शन सदर पाकिस्तान के लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं। अल्लाह की शान देखिए, मौलाना असद महमूद साहब उनके बेटे हैं कह सकते हैं, लेकिन इस टाइम पे इक़्तिदार की बंदर बांट की कोशिश की जा रही है फिर से। जैसे हमने देखा जब यहाँ पर एक नई हुकूमत तश्कील दी गई थी, एक हुकूमत को गिरा कर जो कुछ हुआ यहाँ पे ज़ाहिर है वोट की ताकत पे कहा जाता है कि यहाँ पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया। लेकिन ये वही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है। अगर आप तमाम साबिका अरकान पार्लियामेंट नून लीग के लोगों को देखें, शाहिद खाकान अब्बासी की स्टेटमेंट देखें, आप तमाम लोगों की स्टेटमेंट्स उठाकर देख लें तो वो ये कहते हैं कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कभी भी गैबी इमदाद के बगैर नहीं आता, कभी भी इस्टेब्लिशमेंट के सपोर्ट के बगैर नहीं आता। ये कहा जाता है तमाम साबिक़ा पार्लियामेंटेरियंस की जानिब से। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब चूँकि साबिक़ वज़ीर आज़म भी हैं तो उनकी स्टेटमेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। वो कहते हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब भी आएगा उसमें कोई ना कोई किरदार होगा ताकतों का। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया और एक नई पार्टी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो है वज़ीर आज़म बन गए इस मुल्क के और बनने के बाद तमाम केसेस ख़त्म हो गए उनके। आज की खबर भी ये चल रही है कि हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब को क्लीन चिट मिलने लगी है एक और केस के अंदर और उसका फ़ैसला अनकरीब सामने आ जाएगा। शहबाज शरीफ साहब जो इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं उन्होंने इंदिया दे दिया है कि मैं अगले महीने हमारी हुकूमत जो है उसका वक्त ख़त्म हो जाएगा और उससे पहले ही मैं असम्बलियाँ तहलील कर दूँगा, ये बता दिया। गुज़िश्ता रोज़ गवर्नर हाउस के अंदर वो एक तकरीब से खिताब कर रहे थे और उन्होंने बताया शायद 1 माह का ज़्यादा गैप देना चाह रहे हैं आने वाली निगरान हुकूमत को अकोमोडेट करने के लिए। इस वक्त जोड़ तोड़ जारी है सियासत के अंदर, यानी पार्टीज़ कोशिश कर रही हैं, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, बंदे तोड़े जा रहे हैं, पार्टीज़ बनाई जा रही हैं, नई से नई पार्टियां बन रही हैं। इतनी नई पार्टियां तो शायद कभी भी नहीं बनी थी इलेक्शन से पहले। क्या कुछ हो रहा है इस मुल्क के अंदर। इसके अलावा अगर बात की जाए मिलिट्री कोर्ट्स में शहरियों के ट्रायल के केस की बात की जाए तो उसका भी फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा कर दी गई है, वफाकी हुकूमत ने इस्तदा की है और अभी तक उसका कुछ फ़ैसला सामने नहीं आया। लेकिन कहा यही जा रहा है कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर शहरियों की, आम शहरियों की का ट्रायल नहीं होना चाहिए है। साथ ही बात करें अगर लाहौर हाई कोर्ट की तो ज़रई अराज़ी के जो फ़ौज को देने से मुतल्लिक बात की जा रही, कहा जा रहा है कि 10 लाख एकड़ वो लैंड है जो लीज़ पर जो है हुकूमत देना चाह रही है फ़ौज को। उसका एक केस चल रहा है लाहौर हाई कोर्ट का और सिंगल बेंच का फ़ैसला मुअत्तल कर दिया गया है और कहा जा रहा था कि फ़ौज एडवांस फार्मिंग के लिए
यानी अगर यहाँ पे ज़राई बात की जाए एग्रीकल्चर की और ज़राअत की, तो ज़राअत के शोबे के अंदर एडवांस फार्मिंग की कोशिश की जा रही है और उसके लिए 10 लाख एकड़ जो हुकूमत देना चाह रही थी। क्या इस सब केस के अंदर हो रहा है? सब पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड अब्दुल बासित साहब। थैंक यू सो मच फॉर आने का सर। अपनी बात का आगाज़ करूँगा। और सर, ये जो केस है लाहौर हाई कोर्ट का और ज़राई अराज़ी जो फ़ौज को देने से मुतल्लिक सिंगल बेंच का फ़ैसला मुअत्तल कर दिया गया है और कहा यह जा रहा था कि लीज़ पर 10 लाख एकड़ फ़ौज लेना चाह रही है ज़राई अराज़ी के लिए और एडवांस फार्मिंग के लिए। सर, क्या इन्फॉर्मेशन है इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच जी, मुझे आपने यहाँ पर इनवाइट किया आज। फ़ौज के बारे में जितना झूठ इस मुल्क में फैलाया जाता है और फैलाया जा रहा है, मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा किसी भी मुल्क में फ़ौज को बुरा भला नहीं कहा जाता। दुनिया सारी में अपनी अफवाज की इज़्ज़त होती है, उनके ख़िलाफ़ बात करने को जो है वो बुरा समझा जाता है, लेकिन यहाँ उसका उल्ट है। किसी भी मौके के ऊपर जब कोई मुल्क पर मुसीबत आए, चाहे वो ज़लज़ला हो, चाहे वो सैलाब हो, चाहे वो कोई और छोटी मोटी परेशानी हो, बुलाया फ़ौज को जाता है। इस वक्त जो दहशतगर्दी है उसके अंदर भी जान का नजर के अंदर हमेशा ही फ़ौज ने अपना किरदार अदा किया है और कोई भी मुश्किल अगर हुकूमत लोगों पर आई है, अवाम पर आई है, तो सबसे आगे पाक फ़ौज थी, सबसे पहले रिस्पॉन्ड करने वाली और सबसे बेहतर लोगों का अवाम का साथ देने वाली हमारी पाक फ़ौज ही है। और हमेशा हमारे फ़ौज के जवान ही हैं जो सामने आते हैं, आके लोगों को रेस्क्यू भी करते हैं। पुलिस और बाकी तमाम रेस्क्यू दारे तो बड़ी दूर की बात, लेकिन हमेशा कोई भी डिज़ास्टर हो, कोई भी मुश्किल हो, तो पाक फ़ौज हमेशा अवाम के साथ खड़ी नज़र आई है। बिल्कुल। तो अब ये वाला जो मामला है, इस वक्त पाकिस्तान फूड इनसिक्योर ममालिक की सफ़ में शामिल हो गया हुआ है और इससे बाहर निकलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसके लिए एक स्कीम सोची गई और आजकल कहा यह जा रहा है कि जो हमारे आजकल के आर्मी चीफ हैं उनका ब्रेन चाइल्ड है और शायद शहबाज शरीफ साहब का ब्रेन चाइल्ड उनका मुश्तरका है। दोनों बातें गलत हैं जी। ये चीज़ जो है ये गालिबन अक्टूबर 2022 में हुई थी, फैसला हुआ था। उस वक़्त तो मौजूदा आर्मी चीफ नहीं बने थे। ठीक। इसका मतलब है कि ये उससे पहले की कोई डेवलपमेंट है। ठीक। दूसरी बात, फ़ौज का नाम ज़रूर आ रहा है लेकिन फ़ौज नहीं है जो ये काम कर रही। नो, आर्मी का एक इदारा है जिसे फ़ौजी फाउंडेशन कहते हैं, विच वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1954 एज अ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। उसके अंदर गालिबन 22 अक्टूबर को या इसके लगभग की कोई डेट थी कि उसमें जो है वो एक फ़न ग्रो के नाम से ज़ेली इदारा बनाया गया जिसका काम जो था वो ये जिस किस्म की चीज़ की हम बात कर रहे हैं वो था कि एग्रीकल्चर के अंदर उन्होंने रिसर्च करके और जो वो एरिया जो कि इस वक्त कल्टीवेशन में नहीं है और डेजर्ट में है उसको अंडर कल्टीवेशन लाना है। ठीक। और उसके तो 10 लाख एकड़ जो अराजी है ये वो है जो अनकल्टिवेटेड लैंड है और बंजर ज़मीन पड़ी हुई है, बंजर ज़मीन अनयूज्ड इस वक्त जो नॉट अंडर कल्टीवेशन है वो है। हाँ, हमारे पास एतराज़ात बहुत हो सकते हैं कि हम जो हमारी डेवलप्ड अच्छी फर्टाइल लैंड है उसको हम हाउसिंग कॉलोनीज़ में तब्दील कर रहे हैं और हम जो है वो जो सर अभी रिसेंटली जैसे DHA मुल्तान का केस सामने आया तो वहाँ पे बताया जाता है कि लाखों दरख्त थे जो ग्रोइंग फ्रूट्स दे रहे थे, आमों के दरख्त थे वहाँ पे, एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट लैंड इन आवर कंट्री, जो बेहतरीन आम प्रोड्यूस करने का एरिया है। वहाँ पे लाखों दरख्त काटे गए हैं और सिर्फ आमों के दरख्तों को काट दिया गया DHA बनाने के लिए वहाँ पे। तो सर ये भी तो बड़ा बिल्कुल ज़्यादती है, लेकिन जो इस पॉजिटिव चीज़ें हैं इसके बारे में वो ये है कि हमारा बहुत सारा एरिया डेजर्ट्स का ऐसा है जहाँ पर किसी किस्म की कोई कल्टीवेशन नहीं हो रही है और उस एरिया में मेरा ख्याल है कि जो मॉडल ये लोग फॉलो करना चाह रहे हैं वो गालिबन UAE का है, जहाँ पर कि उन्होंने सलाइन वाटर जो समुंदर का था उसको लेकर और उसको रिवर्स ऑस्मोसिस से तैयार करके तो वहाँ पर काफ़ी एक बड़ा, मुझे एग्जैक्ट फिगर तो याद नहीं कितना लैंड अंडर कल्टीवेशन लाया है और स्टेट ऑफ द आर्म फार्मिंग की है। ठीक। इसी तरह से सर अगर जहांगीर तरीन का देखा जाए तो लोधरा के एरिया के अंदर बहुत सी लैंड थी जो बंजर पड़ी हुई थी, वहाँ पे उन्होंने एक एडवांस फार्मिंग का कॉन्सेप्ट वहाँ पे लेके आए, ड्रिप इरीगेशन और बाकी तमाम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए बहुत सी बंजर ज़मीन को उन्होंने आबाद किया वहाँ पर। तो सिमिलरली आई गेस फ़ौज ऐसा ही इनिशिएटिव लेना चाह रही है वहाँ पर किसी जगह पर। जी बिल्कुल, तकरीबन इसी किस्म का है, लेकिन अगर आर्मी को बतौर एक
इदारा या उसका एक झैली इदारा जो है उसको इस्तेमाल किया जाए तो इसके मोस्ट सर्टनली बहुत प्रोमिनेंट किस्म के अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। और इसमें सिर्फ आर्मी नहीं होगी, ये सिविल मिलिट्री पार्टनरशिप वाला उसका कुछ कॉन्सेप्ट होगा। सिविल मिलिट्री पार्टनरशिप होगी, यानी जो फौजी फाउंडेशन है, फौजी फाउंडेशन में कोई भी फौजी जो हाजिर सर्विस है वो नौकरी नहीं कर रहा, सिर्फ उसका हेड जो है, जो एडजुटेंट जनरल होता है, वो उसका फिगर हेड है। ठीक है। बाकी तमाम इसके जो एम्प्लॉइज हैं वो सब के सब या सिविलियंस हैं या रिटायर्ड फौजी हैं। सिविलियंस हैं, रिटायर्ड फौजी हैं। जावेद इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर तज्जियाकार है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। जी मैं जावेद भाई, नई से नई पार्टियां रोज़ाना बन रही हैं और पख्तूनख्वा के अंदर नई जमात आ चुकी है, तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस, और इसको लीड करेंगे परवेज़ खटक साहब। और परवेज़ खटक साहब अहम रहनुमा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा से, और अब कोशिश उन्होंने बड़ी की कि नून लीग को ज्वाइन कर लें, किसी तरह उस पार्टी के अंदर चले जाएं। लेकिन मेरा ख्याल है कि नून लीग के भी जवाब के बाद उन्होंने खुद से एक नई पार्टी बना ली है। IPP को देखें तो अभी तक उनका मंशूर सामने नहीं आया, कुछ समझ नहीं आ रही, शायद उनको भी समझ नहीं आ रही कि उन्होंने इस मुल्क में करना क्या है, किस तरह से सामने आना है। सर, हो क्या रहा है इलेक्शंस का दौर और इतनी नई पार्टीज रोज़ाना बन रही हैं, कि नए बच्चे इन इलेक्शंस में क्या करेंगे सर? देखो, पाकिस्तान में कोई चीज तब्दील नहीं हुई है। ये बात बताने के लिए कि पाकिस्तान में जमहूरियत भी वही है, आइन भी वही है, कानून भी वही है, पॉलिटिकल लीडरशिप का माइंडसेट भी वही है, और हुकूमतें चलाने वालों का माइंडसेट भी वही है। एक तो बात ये आज साबित हुई, और दूसरी बात परवेज खटक साहब ने जो पार्टी बनाई है, तो ये कोई एक सरप्राइज नहीं है। ठीक, ये सबको पता था एक पॉलिटिकल पार्टी KPK में बनने जा रही है, और किस तरीके से बनाई जा रही है, और जो बना रहे हैं उनके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, सबको पता है। ठीक, तो वो तो बननी थी, क्योंकि आपको पता है जिस तरीके से बनी है, या तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, या आपने जेल जाना है, या आपने छुप जाना है, या आपके खिलाफ केसेस बनने हैं। तो ये आपने ज्वाइन कर लेना है इनको, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है ना, बस वही बात है ना जी। तो बात है सिंपल जी। तो पॉलिटिकल जो पाकिस्तान के लीडर हैं माशाल्लाह, जितनी तो उनकी स्ट्रेंथ है, उन्होंने यही कुछ करना था, तो वो साबित हो गया। जहां तक परवेज खटक, महमूद खान का ताल्लुक है या बाकी लोगों का, जी आपको पता है इनके खिलाफ मालम जब्बा से लेके BRT तमाम केसेस हैं, भर्तियों वाले केसेस इनके नाम है। तो इन लोगों को तो सजे खबे करना सबसे आसान बात है। तो बुनियादी ऑब्जेक्टिव इस पार्टी को बनाने का तो सिर्फ एक ही है कि किसी तरीके से PTI को कट टू साइज किया जाए। सर, इसका मंशूर भी सामने आया, और इस पार्टी का भी एक ही मंशूर है, वो ये है कि 9 मई के वाक़यात, सर मंशूर सुन लें कि 9 मई के वाक़यात का जिम्मेदार इमरान खान है, इनका ये मंशूर है पार्टी। बिलाल मंशूर को छोड़ दो ना सर। अब ये लोग आज भी, जो मैंने पहले बात की ना, कोई चीज तब्दील नहीं हुई जी। ये लोग आज भी यही समझते हैं कि ये 1980, 90, 2000 में चल रहे हैं। अब ये पॉलिटिकल लीडर तो इकट्ठे हो गए पॉलिटिकल, लेकिन देखने की चीज है कि क्या अवाम इनके साथ हैं कि नहीं है। असल क्वेश्चन ये है। और जिस 2023 में हम रह रहे हैं, जिस शऊर के साथ अवाम को चीजें समझ आ रही हैं, और वो देख रहे हैं कि किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी को कट टू साइज करके नई पॉलिटिकल पार्टीज बनाई जा रही हैं, तो वो अवाम इस बात को समझते हैं, रियलाइज करते हैं, लेकिन खामोश हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपनी जिंदगी गुजारनी है। तो इसलिए बात यह है कि अपरेंटली पार्टी तो बन गई, लेकिन इनका हशर क्या होगा उसके बारे में आपने आगाज में एक बात कही कि इनका तो मंजूर ही नहीं है। देखो, पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा किसी नजरिए के तहत चलती हैं। बिल्कुल। आप वोट, अवाम वोट देती है नजरिए को, और लीडर को अवाम इस तरह के दगड़ मगड़ तरीके से लोगों को इकट्ठा करने वाली हजूम को वोट नहीं देगी। अब इतनी बेवकूफ नहीं है, आप इसके शऊर को इस तरह चैलेंज मत करें, इससे नुकसान होगा। आप समझते हैं कि इस तरह एक पॉलिटिकल पार्टी को
आप आउट कर लेंगे विदाउट ए पॉलिटिकल कोर्स, और इस तरह उसके छोड़े उतार के, जिस तरह नहीं होते छोड़े हल्की हल्की चपेड़े मार के उसको आप खत्म कर देंगे, ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज नहीं खत्म होती। सर लेकिन 70-80% लोग छोड़ चुके हैं, मजीद 20% जो रह गए हैं वो भी छोड़ जाएंगे। कुछ नहीं फर्क पड़ता। अच्छा, इस अवाम ने फैसला करना है, आपने, मैंने या किसी और ने फैसला नहीं करना। आप माजी में चले जाओ, छोड़ दो। नेशनल पीपल्स पार्टी आपने बनाई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन आपने बनाई, बिल्कुल, मुस्लिम लीग काफ आपने बनाई, क्या शुरू हुआ उन पॉलिटिकल पार्टीज का? बिल्कुल। आज मुझे बताओ उनका कोई वोट बैंक है स्वाय 2, 4, 6 लोगों के जो उन पार्टियों का झंडा उठा के फिर रहे हैं, और वो भी मरहूने मिलने पे किसी और बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के वोट बैंक पे? बिल्कुल ऐसी इनकी कोई स्टैंडिंग नहीं है। आज ये समझते हैं बुनियादी तौर पे जिनकी ताकत के जोर पे ये पॉलिटिकल पार्टी बनी है वो ही ताकत हमें इलेक्शन जिताएगी, अवाम नहीं जिताएगी। तो जब आपकी सोच ऐसी है तो फिर अब पाकिस्तान जमहूरियत वगैरह तो अल्लाह ही हाफिज़ है यार। सर कल शहबाज शरीफ साहब जो है वो इनॉग्रेशन कर रहे थे और यूथ लोन स्कीम लॉन्च की उन्होंने, चंद करोड़ रुपया देना था और मेरा ख्याल है को 8-10 करोड़ रुपया उसके इनॉग्रेशन सेरेमनी के ऊपर उन्होंने खर्च कर दिया। वहाँ पे जितनी फ्यूलिंग थी गवर्नर हाउस में, जितना प्रोटोकॉल था, जो एक्सपेंसेस थे, मेरा ख्याल है जितने लोगों को पैसे दिए उससे ज़्यादा तो उन्होंने उस इनॉग्रेशन पे खर्च कर दिए होंगे। एनीवेज वहाँ पे उन्होंने एक बात की और उन्होंने कहा कि अगर आपने मौका दिया दोबारा नवाज शरीफ को और मुस्लिम लीग नून को, एक बात तो उन्होंने की, अगर आपने जिसको मौका दिया हम उसे वेलकम करेंगे, और अगर मौका दिया दोबारा नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून को, पाकिस्तान का नक्शा बदल के रख देंगे। सर ये जो मुखातिब थे क्या अवाम से मुखातिब थे या किसी और से मुखातिब थे जिन्होंने चुनना है? देखो वो मुखातिब अवाम से ही थे, ठीक, और वो उन्होंने बात में बिल्कुल ठीक है कि वो पाकिस्तान का नक्शा बदल देंगे, बिल्कुल ठीक बात की है। मैं उनकी इस बात को बिल्कुल सेकंड करता हूं और इस बात को ऐसे कहूंगा कि इन्होंने तो पाकिस्तान में अब ये जो चौथी दफा आए हैं आकर पाकिस्तान का नक्शा ही तो बदला, और इन्होंने क्या किया है? अच्छा खासा चलते पाकिस्तान को डीरेल करके नक्शा बदल दिया। और किस तरह नक्शा बदलना होता है? और इन्होंने को बाउंड्रीज तो नहीं बदलनी थी ना, और क्या करना था इन्होंने? मईशत का बेड़ा गर्क आपने कर दिया, अदारों की तबाही आपने कर दी, और आपने जमहूरियत को दफन कर दिया, और आइन को लूला लंगड़ा तो पहले ही था माशाल्लाह। सर ये तो कहते हैं कि हमने तो दिन रात मेहनत करके इस मुल्क को बचाया है, इस हुकूमत को डिफॉल्ट होने से राना सनाउल्लाह साहब की खास, हाजी सनाउल्लाह साहब की खास मेहनत है, IMF का जो है कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और कहते हैं जिस मुल्क को तो बचा। इन्होंने दिन रात मेहनत करके अपनी सियासत को बचाया, अपना जो पैसा था उसको बचाया, केसेस बचाए, और उसके अलावा जो जेल में जाना था उससे बचे हैं, और उससे भी बढ़ के अपने मुस्तकबिल के अंदर जो इन्होंने पॉलिटिकल कारपेट कंपनी बनाई हुई है उसको बचाया। और इन्होंने क्या बचाना था? इनको पाकिस्तान या पाकिस्तानी जब आवाम का दर्द होता तो ये 3-4 बारियां ले चुके हैं, तो पाकिस्तान आज इस तरह कशकोल उठाया दुनिया में बेकारी की तरफ फिर रहा होता, और पाकिस्तान को गारंटियों की जरूरत होती कि ये पैसे देंगे या नहीं देंगे। दोस्त मुबारक आपसे गारंटियां मांग, शर्म आनी चाहिए इनकी ऐसी बातें करते भी। मुल्क की तबाही कर दी है, और आज बात कर रहे हैं कि हमें चौथी बारी दो ताकि असी रिया से पाकिस्तान भी बर्बाद करिए, नक्शा बदल देंगे। पैसे तो बाहर पाए हैं लंदन, ठीक है, ये आपकी कौम है, हजूम है, बल्कि खैर क्या है, हजूम है, हजूम आपस से टकरा मारते रहेंगे कि असी मौज मस्ती करांगे। इनसे जरा पूछो तो सही, आपकी आस औलाद या पैसा किधर पड़ा है? ये जो मेरा वजीर खजाना है उससे पूछो, उसकी फैमिली और उसका खानदान, और उसकी, अब मैं कुछ और नहीं बोलना चाह रहा, उसके पैसे किधर पड़े? कर्नल अब्दुल बासित साहब भी नवाज शरीफ साहब 50 रुपए का स्टाम उधर बैठे जो है जमहूरियत पसंद आइन के चैंपियनशिप उठा के टोपी ड्रामा कर रहे हैं, और जिस तरीके से वो रेवोल्यूशन जलगार मार रहे थे ना जी, जमहूरियत की, आइन की और कानून की बालादस्ती की, पूछे ना उनसे कि 4 साल से उधर जो मटर कश्तियां करते फिर रहे हैं रोल्स राइस में, लोई वतून के स्टोर पे क्या कर रहे हैं उधर? ये क्या गरीब आदमी जो आज मर रहा है उनको उसको ये बताना चाहते हैं कि तुम मरो, और मैंने 5-5 लाख के शूज खरीद लेने, मैंने 20-20 करोड़ की गाड़ियों में पैसे में, ये पॉलिटिकल लीडरशिप होती है। सर तो यही है, और जो लोग उनके फॉलोअर्स हैं वो आज भी कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ इस मुल्क को ठीक करेगा। चौथी दफा बनाओगे तो मैं आऊंगा, तुम ना आओ यार, मेहरबानी करो, उधर रेस्ट करो।
कर्नल अब्दुल बासित साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर कर्नल साहब, मियाँ साहब कहते हैं चौथी बार मुझे वज़ीर आज़म बनाएं तो मैं आऊँगा पाकिस्तान वापस, और जो हालात है यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब ने भी कह दिया। कर्नल अब्दुल बासित साहब, सर व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? जावेद इकबाल साहब ने बहुत ही सच्ची लेकिन थोड़ी कड़वी बातें की हैं। सच्ची कड़वी और सच्ची होती हमेशा कड़वी है। ठीक सर जी, देखिए जी, जिनका काम सिर्फ हुक्मरानी करने पाकिस्तान आना है, उन्होंने पाकिस्तान में आके क्या करना है? जिनके किसी एक चीज़ के इलाज के लिए कोई एक हॉस्पिटल पाकिस्तान में नहीं है, उन्होंने पाकिस्तान आके क्या करना है? जिनका हुकूमत से निकलते ही मुख्तलिफ अमराज उनको चिमट जाते हैं। लोग इस वक्त मजाक बना रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने रिकॉर्ड कायम कर दिया कि 14 महीने में एक दफ़ा भी बीमार नहीं हुए। तो उन्होंने पाकिस्तान आकर क्या करना है? जिनके आने से पहले आपकी जो मईशत थी वो 6% के हिसाब से तरक्की कर रही थी और अब 0.6% के ऊपर आ गई है। उन्होंने क्या करना है? ये तो हम अपने आप को तिफल तसलियाँ दे रहे हैं कि जी ये कोई एक नया सिस्टम ऐसा बन सकता है जो कि पाकिस्तान को ट्रांसफॉर्म करेगा। पाकिस्तान को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको टोटल एक रेवोल्यूशनाइज्ड किस्म का स्टेप लेने की ज़रूरत है। इस फार्स से जिसमें हम इस वक्त चल रहे हैं बाहर निकलना होगा। ये इलेक्शंस जिससे जो असेंबलीज बन के आती हैं जिनके पास कोई किसी किस्म की अथॉरिटी नहीं होती, उस किस्म के एक्सरसाइजेस से उस किस्म की मराहत जो हर एक मेंबर को दी जाती हैं उससे हमें कुछ नहीं मिलेगा। वी हैव टू गेट आउट ऑफ इट एंड वी हैव टू कम टू अ पॉइंट कि जहाँ पर मीनिंगफुल किस्म की गवर्नेंस हो जो कि एक ख़ास मकसद के लिए आई हो और उसको पूरा करने वाली हो। हमने सिर्फ एक वक्त में इस चीज़ को देखा था जनरल मुशर्रफ के पहले 3 सालों में, और उसके रिजल्ट्स हमें आज भी सबको याद हैं। जो जो हमारी उस उम्र के हैं जो कि उस वक्त सेंस रखते थे कि क्या हो रहा है। हमें उस किस्म की किसी एक रेवोल्यूशनरी चेंज की ज़रूरत है, ऐसे माइंड की ज़रूरत है। और वो माइंड मेरा नहीं ख्याल कि पॉलिटिकल हमारा जो डेवलपमेंट वाला सिस्टम है उस कोड वो हमें डेवलप करके दे सकता है। अगर दे सकता होता तो 75 साल में दे चुका होता। 75 साल में दे चुका होता। जावेद इकबाल साहब, सर अब जाहिर है अगली हुकूमत चाह रहे हैं कि केयर टेकर सेटअप आए, और केयर टेकर सेटअप को ये भी कहा जा रहा है प्रोलॉन्ग भी किया जा सकता है। ये भी कहा जा रहा है, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं वक्त से पहले असेंबलियाँ तहलील कर दूंगा। कुछ ऐसा उन्होंने पेशन गोई की है कि वक्त से पहले मैं असेंबलियाँ तहलील करूँगा और 90 रोज़ का टाइम मिल जाएगा केयर टेकर सेटअप को। अब कुछ दुबई में मुशावरत भी चल रही है सर, और यही कहा जा रहा है कि शायद किसी सियासी बंदे को ले आएँ कि वो इलेक्शंस करा ले। अगर गैर सियासी कोई शख्स आएगा तो शायद इलेक्शंस कराए ही ना और ये केयर टेकर सेटअप प्रोलॉन्ग हो जाए। आपका क्या ख्याल है सर, होगा क्या? अब मेरे से पूछ रहे हैं सर? देखो, होना क्या है, जिन्होंने चाहना है होना वही है। सियासी आदमी आए, गैर सियासी बंदा हो, बात वही है कि जिसको सियासत से आउट करना है, जिसको सियासत से माइनस करना है, जिसकी पॉलिटिकल पार्टी को कट टू साइज करना है, वो उस अमल की तरफ हम तेजी से गामजन हैं। जितनी जल्दी मुमकिन होगा उतनी जल्दी ये काम होगा। बाकी बात यह है, देखने की बात यह है कि जो इंटरम सेटअप होता है या निगरान सेटअप जिसको कहते हैं, वो न्यूट्रल सेटअप होता है। ठीक, क्या वो न्यूट्रल होगा? सर ये तो पंजाब वाला न्यूट्रल नहीं नजर आया हमें सर फिलहाल। शायद तो चलो, अगर नहीं नजर आया तो आपकी आंखें खोलने के लिए इतना ही काफी है। इसलिए ये तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया या डिस्कशन ही खत्म हो गई कि कौन आएगा। जो भी आएगा वो ऐसे ही होगा। अब आ जाए तीसरी बात सर, कि वो तो चलो जिन्होंने करवाना है उससे करवाएंगे, और ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया। बुनियादी तौर पे ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज इस बात पे एग्री हैं कि निगरान सेटअप को लंबा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन इनके बस की बात नहीं है ना। असल चीज ये है, इनकी कैपेसिटी नहीं है। ये तो खुद आए थे ना, बल्कि लाए गए थे। बिल्कुल।
तो जो खुद आ नहीं सकते, जिनको लाया जाता है, वो कैसे फैसला कर, क्योंकि ये तो इनकी अपनी स्टेटमेंट है। शायद खान अब्बासी साहब को देखें और बाकी बड़े लीडर्स अहम को देखें तो वो यही कहते थे कि इस मुल्क के अंदर कभी भी अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा तो वो बगैर किसी की मदद के नहीं हो सकता। तो ये तो लिखी पड़ी बात है, ये तो लिखी पड़ी बात है। तो इसलिए आपने जो सवाल किया उसमें जवाब मिल गया ना। बिल्कुल, कि इंटरिम सेटअप भी उनकी मर्जी से आएगा, कितना अच्छे रहेगा उनकी मर्जी से होगा, इलेक्शन कब होगा उनकी मर्जी से होगा, जो उनके ऑब्जेक्टिव हैं वही होंगे। हाँ, इसमें एक चीज है कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन टाइम पे चाहती हैं। ठीक, ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी इसलिए उनके अपने ऑब्जेक्टिव है ना। वो ये समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह जख्मी हो चुकी है, इसके पॉलिटिकल लीडर्स भाग रहे हैं, कोई छुप रहा है, जिन्होंने मोबाइल बंद कर लिया, अपनी कैंपेन वैसे नहीं जारी रख सकेंगे। बिल्कुल सर, इसलिए ये जो मौजूद ही नहीं है सर, वो क्या कैंपेन करेंगे? यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लीडर्स अवेलेबल ही नहीं है, कैंपेन क्या करें? वो बुनियादी तौर पर समझते हैं कि ये राइट टाइम है इलेक्शन लड़ने का, इसलिए टाइम पे इलेक्शन हो तो वो जीत जाएंगे। सर, क्या आपको ऐसा लगता है अगर ये केयर टेकर सेटअप आए, 1 साल के लिए एक्सटेंड हो जाए और प्रोलॉन्ग हो जाए किसी भी तरह से ड्यू टू एनी सर्टेन रीजन? मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान की मईशत की जो सिचुएशन है ना, ये महीना 2 महीने तो आगे पीछे हो सकता है, ठीक, लेकिन इतना लंबा जाना बहुत मुश्किल है। इतना लंबा जाना बहुत मुश्किल है। नहीं, आपको ऐसा लगता है कि ये लंबा जाएगा नहीं? क्योंकि जिस तरह 9 माह का कॉन्ट्रैक्ट है IMF के साथ, तो क्या आने वाले 8 माह भी केयर टेकर सेटअप? जी नहीं, 3 ट्रांच है ना, एक अभी मिल गई है, एक इंटरिम को मिल रही है, तो 3 महीने तो आपको इलेक्शन तो कराने पड़ने हैं ना। आपको महीना कैंसिल लेंगे, 2 महीना एक्स्ट्रा। इन एनी केस आपको 3 माह बाद इलेक्शंस होते नजर आ रहे हैं मुल्क के अंदर? 3 नहीं तो 5 महीने में इलेक्शन हो जाएंगे, इलेक्शन तो हो ही जाएंगे ना। 3 नहीं तो 5 महीने में। कर्नल अब्दुल बासित साहब, सर, व्हाट डू यू थिंक सर, कि क्या 3 महीने बाद इलेक्शंस हो रहे हैं मुल्क के अंदर? सर, अगर तो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है हमने, जिसको अब तक तो फॉलो नहीं किया, वो तो 90 रोज में इंतखाबात वो हर सूरत में होंगे, लेकिन होते हुए इतने आसानी के साथ नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज जो ये इस वक्त की हुकूमत है जी, जो कि अपने आप को ये शो कर रही है कि जी हमें पावर्स दैट बी की पूरे तरीके के ऊपर बैकिंग हासिल है, अगर उनके बस में है तो वो जब तक पॉजिटिव रिजल्ट्स उनको नज़र नहीं आते उस वक्त तक इलेक्शन नहीं होने देंगे। मुझे नहीं पता कि IMF के साथ जो डील है 3 मंथ्स, उसके बाद फिर 1 बिलियन की, उसके बाद फिर 3 मंथ्स, और फिर नेक्स्ट जो गवर्नमेंट आएगी उसको कुछ देने की बात है, ताकि उसको बिस्मिल्लाह करवा दी जाए और बाद में उनके साथ नेगोशिएट करके अगला पैकेज नया प्रोग्राम कर लिया है। जी ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि जी ऐसी कोई चीज़ है। उनके साथ जो भी तहफ़्फ़ुज़ात थे वो मेरा नहीं ख्याल है कि चलेंगे। ये जिस चीज़ का IMF ने कहा था कि जी हम जो है वो यू टर्न ले लेते हैं कमिटमेंट करके, मुझे लगता है कि इन्होंने यू टर्न लेना है, और बाकी क्या होगा कैसे होगा इसके बारे में इस वक्त कुछ कहना बहुत मुश्किल है, बिकॉज इंटरिम सेटअप तो नहीं, बल्कि एक जो केयर टेकर या इंटरिम की बात ना करें, आप बात करें कि एक ऐसा सेटअप जो कि 1 साल या 2 साल के लिए है, उसकी बात शायद कोई करे, और कौन करेगा वो हम अंदाजा खुद कर सकते हैं कि कौन कर सकता है। टेक्नोक्रेट सेटअप टाइप कोई चीज आप कह रहे हैं? जी, टेक्नोक्रेट्स का, जी बिल्कुल टेक्नोक्रेट्स का। तो आप समझते हैं दैट इज द सॉल्यूशन टू द कंट्री? जी, जावेद इकबाल साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है। अब सर आप क्या समझते हैं कि दैट इज द सॉल्यूशन टू द कंट्री के अगर टेक्नोक्रेट सेटअप आता है तो वो इस मुल्क की बिगड़ती हुई मईशत को संभाल सकता है? देखिए जी, बात यह है कि इस वक्त आपकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो तो टोटल इनडिसाइसिव है, ठीक है, किसी किस्म का कोई डिसीजन नहीं ले सकती। जो साहब निकल चुके हैं हुकूमत से, जिनका नाम लेना, उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी कुछ नहीं किया। मतलब यस, आई वुड से कि जी प्रोग्रेस थी उनके वक्त में, इसके मुकाबले में बेहतर प्रोग्रेस थी, लेकिन जो मेजर पॉलिसी डिसीजंस लेने वाले थे उनमें से किसी एक साइड के ऊपर भी उन्होंने कुछ भी नहीं किया, और सिर्फ ये बोलते रहे कि जी हमें 2/3 मेजॉरिटी में उन्होंने क्या कर लेना था, जब अगर उनके पास टीम वो थी जो कि इस वक्त रेत की दीवार की तरह गिर गई है। बिल्कुल। तो बात यह है कि इस काम के लिए आपको एक तकड़ी टीम चाहिए। तकड़ी टीम जो है वो एक सर, लेकिन कहाँ से लाते हो मजबूत टीम? एक सवाल ये भी है कि अगर इन्हीं लोगों में से जिनको उन्होंने चूज़ किया है और पिक एंड चूज़ यहाँ से हुआ है, अगर इनको ना करते, ये जो सो कॉल्ड ATMs हैं, जो ये पावरफुल लोग हैं, इनको साथ ना मिलाते, तो किस तरह से हुकूमत में आते फिर? सर
ये तो देखने की बात है जी कि 1970 के इलेक्शंस में भुट्टो साहब ने अगर किसी मतलब खंबे को टिकट दिया तो वो खंबा भी जीता था। तो अगर जो जिससे अब इस वक्त सब डर रहे हैं कि अगर इस आदमी की पॉपुलैरिटी उस हद तक हो कि अगर किसी खंबे को भी ये टिकट दे और वो जीत जाएगा, तो ये वो चीज़ है जिससे ये सब डर रहे हैं। सर लेकिन एक प्रॉब्लम तो थी, जब अगर हम बात करें जो बांग्लादेश के लीडर थे मुजीब साहब, उनको 166 सीट्स मिली, भुट्टो साहब को जो है वो 60 समथिंग उनकी सीट्स थी, और ये डिफरेंस था। और उसके बाद उनको निकाला गया और कहा गया कि आपको एक्सेप्ट नहीं करते, तुम अपने मुल्क में जाओ, और हम अपने मुल्क में रहें, और जो कुछ भी सारा कुछ हुआ। भुट्टो साहब की इतनी पॉपुलैरिटी थी, तो फिर 66 सीट्स क्यों मिली उन्हें मुजीबुर रहमान साहब की? देखिए जी, बात यह है कि हम लोगों ने पाकिस्तान की इब्तदा से ही पाकिस्तान के साथ इतने जुल्म किए हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं है। ठीक, मतलब मैं अगर एक बात करूंगा तो शायद बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाए कि हमारे फादर ऑफ द नेशन कायद आज़म, उनको ये कहकर के वो शदीद बीमार हैं ज़ियारत भिजवा दिया गया। ज़ियारत भिजवा दिया जी, वो टीबी के मरीज़ थे। टीबी के मरीज़ को ज़्यादा हाइट पर नहीं भिजवाया जाता। ज़ियारत की हाइट तकरीबन 10,000 हिल स्टेशन एक्चुअली। जी, उसके मुकाबले में कोयटा एक बहुत बेहतर स्टेशन था जहाँ पर सरदार बहादुर खान सैनिटोरियम, जो कि एक बहुत माना हुआ सैनिटोरियम था टीबी के इलाज के लिए, वो मौजूद था। ठीक, तो मैं ये समझता हूँ कि कायद आज़म को ज़ियारत, इलाज या तफरीह उसके लिए नहीं भिजवाया गया था, बल्कि उनको कैद तन्हाई में भिजवाया गया था, ताकि पाकिस्तान के जो मामलात हैं उनसे वो अलहदा हो जाएं। और जो उसके बाद हुआ वो भी हमें पता है। तो अगर हम अपने फादर ऑफ द नेशन के साथ ये कर सकते हैं तो किसी और के साथ क्या नहीं हो सकता। अगर मिस फातिमा जिन्ना के गले, एक कुत्ते के गले में मिस फातिमा जिन्ना की तस्वीर लटकाई जा सकती है, तो गद्दार डिक्लेयर किया गया उन्हें, उनको गद्दार डिक्लेयर किया जा सकता है। शेख मुजीब जो मोहतरमा फातिमा जिन्ना के साथ साथ थे हमेशा जी, अगर उनको गद्दार कहा जा सकता है, अगर बंगाली जिन्होंने मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी थी और ढाका जहाँ से ये जो सारे का सारा जो हमारा फ्रीडम मूवमेंट का आगाज़ हुआ था, अगर उसको जो है वो ये कहा जा सकता है कि जी इन लोगों को अकल नहीं है, और यहाँ वाले जो हमारे जो फ्यूडल्स थे उन सबको बहुत अकल है, तो फिर क्या नहीं हो सकता? क्या नहीं हो सकता? अगर फ्यूडल्स को यहाँ पे अकल है और उनको अकल नहीं थी, और जो कुछ भी हुआ बड़ा तकलीफ देता, क्योंकि हमारे बांग्लादेश। बिलाल साहब, एक छोटी सी बात और अर्ज करनी चाहता हूँ मैं। जी सर। इंडिया क्यों तरक्की कर गया? क्योंकि उसने सबसे पहले अपने राजे महाराजे और नवाबों का खात्मा किया। ठीक है, उनसे हुकूमत ली। बड़ी बड़ी ज़राई अराजी थी, देखिए उन्होंने एक लिमिट कर दिया। हाँ, लैंड रिफॉर्म्स किए उन्होंने, और बाकायदा वेल्थ को रिफॉर्म किया, और देखिए उनका मुल्क ठीक हो गया सर। और हमारे मुल्क यहाँ पे तो आज भी 300 मुरब्बे के मालिक, 500 मुरब्बे के मालिक बैठे हैं। वो तो आप बहुत छोटी बात कर रहे हैं। यहाँ पर तो लोग ये बात करते हैं कि हमारी ज़मीन में से ट्रेन 2.5 घंटे गुजरती है। ऐसे लोग हैं। मतलब मैं अब आपको क्या कहूँ, एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आपने पता नहीं ट्रैवल किया है बलूचिस्तान में कि नहीं? जी बिल्कुल किया। अगर आप जो है वो जैकबाबाद से सिबी तक जाएं तो ये सारा इलाका गालिबन 120 मील है। ठीक। और चटियल, बिल्कुल चटियल मैदान है जहाँ पर कहीं भी कोई जहाज़ लैंड कर सकता है। ठीक। और इसकी डेप्थ भी जो है वो तकरीबन इतनी ही है, कच्ची प्लेन्स तक। ये सारे का सारा इलाका इतना फर्टाइल है जिसकी इंतहा कोई नहीं। लेकिन हर साल इसके ऊपर जो हिल टॉरेंट्स हैं वहाँ से सैलाबी पानी रेला आता है जी। रेलवे लाइन को भी बहा के ले जाता है, पाइलॉन्स बिजली के जो हैं उनको भी बहा के ले जाता है। और आज तक किसी ने ये नहीं सोचा कि इस पानी को हम कैसे महफूज कर सकते हैं, और उसको महफूज करके इस सारे एरिए को हम अंडर कल्टीवेशन ला सकते हैं। अब आपके प्रोग्राम से अगर कोई ये सुन रहा है और इसके तौर पर गौर करना चाहता है, तो जहाँ से ये हिल टॉरेंट्स निकल रहे हैं वो मरीज का एरिया है या उसके जो भी डैम बनाए जा सकते हैं सर, वहाँ पर डैम बनाए जा सकते हैं, उनको कंट्रोल किया जा सकता है। और ये यहाँ से लेकर तकरीबन जो गवादर तक का जो इलाका है उसको आप कंट्रोल्ड रिलीज के ज़रिए से इरिगेशन में
उस पानी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी तबाही से भी बच जाएंगे, आपका एरिया भी कल्टीवेट हो जाएगा और वहाँ आई गेस बड़ी बेहतरीन खजूर भी वहाँ पे लगती है वहाँ पे, और बहुत सी ऐसी क्रॉप्स खजूर नहीं जी, वहाँ पर आप गर्मा सॉरी ये जो तरबूज होता हुआ देखें जी। पानी नहीं है वहाँ पर, जहाँ बीज लगा दिया गया ऐसा ज़बरदस्त होता है जिसकी इंतहा कोई नहीं है। इट इज़ जस्ट सीइंग इज़ बिलीविंग, और कुछ भी नहीं है। यानी बहुत फर्टाइल लैंड है लेकिन ज़ाया हो रहा है। और इसी तरह पाकिस्तान के अंदर बहुत सी ऐसी जगह हैं, बहुत सी ऐसे एरियाज़ हैं जिन पे थोड़ी सी अगर थोड़ा सा गौर कर लिया जाए, थोड़ी सी फिक्र कर ली जाए तो चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। लेकिन न जाने क्यों यहाँ पे ऐसा नहीं होता, और क्या वजह है कि यहाँ पे कोई ऐसा नेक नीयत हुक्मरान नहीं आता जो इन चीज़ों को किसी भी तरह से ये रिफॉर्म्स ला सके और इन रिफॉर्म्स की वजह से मुल्क ठीक हो सके। सर अब अगर बात की जाए MQM की बात करें तो कहते हैं पुरानी मर्दमशुमारी पे अगर इंतखाबात हुए तो हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। अब ये एक नई बात उन्होंने कर दी है, इलेक्शंस का शायद होने का दौर है और इलेक्शंस की बात आ रही है और वो कह रहे हैं पुरानी मर्दमशुमारी पे अगर इंतखाबात हुए तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इन्होंने बॉयकॉट किया था मेयर के इंतखाबात का भी, और पूरे उस इलेक्शन को बॉयकॉट किया इन्होंने, और उसके अंदर बॉयकॉट करने के बाद 193 की सीट वाला जमात इस्लामी वो हार गए और 173 वाले जीत गए। वो तो सबने देखा क्या हुआ वहाँ पर। लेकिन आप क्या समझते हैं, ये बॉयकॉट करेगी MQM या MQM क्या करेगी सर? MQM जो है वो बेसिकली एक ऐसी पार्टी है जो कि ब्लैकमेल करके काम करती है। ठीक। और उनकी ब्लैकमेल अब तक कामयाब होती भी रही है। और आई वुड नॉट से कि जी उनके जो एप्रीहेंशंस है 100% गलत हैं, लेकिन सही भी नहीं है। सेंसस आपका जो है कुछ उसके अंदर ज़रूर ऊंच नीच हुई होगी जो कि हर जगह पर होती है, लेकिन उतना फ़र्क नहीं होगा जितना शायद वो कह रहे हैं। MQM को अगर उसका जो उसके कायदीन है या जिनको टॉप पर पार्टी के बिठाया गया है उनको अगर उनके हिस्से की गाजर मिलती रही तो वो बिल्कुल कोऑपरेट करते रहेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब चाह रहे हैं सदर पाकिस्तान बनना और कह रहे हैं कि मुझे सदर बनाया जाए। क्या सर आपको लगता है कि सदर मौलाना फजलुर रहमान साहब को बना दीजिए? मौलाना फजलुर रहमान इससे पहले वज़ीर आज़म के भी ख्वाब देख चुके हैं, अमेरिका में जाकर भी वो बात कर चुके हैं वज़ीर आज़म बनने के, तो ख्वाब देखने पर तो पाबंदी नहीं लग सकती। बाकी रह गई बात कि उनकी पॉपुलैरिटी है कितनी है, उसको ज़रा देख लें तो अपने आबाई शहर से जो इलेक्शन नहीं जीत सकता, अपनी सीट खुद हारे, अपनी सीट खुद हार जाता है, तो वो आदमी अगर इस किस्म की बढ़के मारे तो फिर सुल्तान राई की जगह उसको फिर ले आना चाहिए फिल्मों में। सदर पाकिस्तान शायद वो बनने नहीं सकते। सर जो नई पार्टीज़ हैं, अभी हमारे साथ जावेद इकबाल साहब भी मौजूद थे, उन्होंने बताया कि नई पार्टीज़ का कोई सियासत के अंदर जो है वो कुछ भी नहीं होगा, लोगों की तरफ से वोट नहीं मिलेंगे। व्हाट डू यू थिंक कि अब ये परवेज़ खटक साहब की पार्टी बन गई है? ज़ाहिर है कोई ना कोई पीछे आशीर्वाद तो है सर जो ये पार्टी बनी है, और कुछ ना कुछ तो इनको अकोमोडेट किया जाएगा। इसी तरह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बात करें तो ATMs भी आ गई हैं, ड्रग डीलर ओन चौधरी साहब जो नून लीग वाले कहते थे कि वो ड्रग डीलर हैं वो भी ज्वाइन कर चुके हैं, बाकी तमाम लोग भी ज्वाइन कर चुके हैं उनको, और कारकुन नहीं हैं लेकिन लीडर्स तो काफ़ी सारे हैं उनके पास, सैकड़ों की तादाद में लीडर्स हैं। आप क्या समझते सर, इनका क्या फ्यूचर है इन सब लीडर्स का? इनके फ्यूचर की बात अगर आप परवेज़ खटक साहब की बात कर लें, उनकी आबाई नशिश जो है वो नौशहरा की है जी, और एक इलेक्शन में ज़िमनी इलेक्शन में गालिबन उनसे कुछ गलती हुई, पार्टी की जो पॉलिसी है उसके अगेंस्ट उन्होंने किसी को टिकट देने की कोशिश की जी, तो वहाँ से वो सीट PTI हार गई थी जी। उनको इससे सबक ले लेना चाहिए कि वो सोलो फ्लाइट अगर लेने की कोशिश करेंगे तो उनके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। सर वो तो आज ये कह रहे हैं कि 10 साल से हुकूमत करने वाली पार्टी सूबे की सियासत से आउट हो चुकी है, यानी 10 साल जो हुकूमत की है और जो कुछ उन्होंने किया, उन्होंने कहा जी वो पार्टी आउट हो चुकी है। अगर 10 साल हुकूमत के अंदर ये ही खुद ही शामिल थे और ये कह रहे हैं कि 10 साल हुकूमत करने वाली पार्टी आउट हो चुकी है, तो फिर ये क्या इनका इशारा सर ये बात करने का? इनका ख्याल जो है वो जो क्या कहते हैं बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर या दीवाने का ख्वाब जो है वही कहा जा सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अगर इतना ज़्यादा सबको एतमाद होता कि PTI इस वक्त पाकिस्तान की इलेक्टोरल रेस से आउट हो चुकी है, इन्होंने बहुत पहले इलेक्शन अनाउंस कर देने थे, इन्होंने इस दिन का इंतज़ार नहीं करना था। सर अगर अब केयर टेकर सेटअप आता है और केयर टेकर सेटअप किसी तरह प्रोलॉन्ग हो जाता है और इन द फ्यूचर
केयर टेकर सेटअप के प्रोलॉन्ग होने में हो सकता है कुछ कोई माफ़ी तलाफ़ी बन जाए को पुराने सेटअप के लिए, और जो लोग छोड़ के जा भी चुके हैं मेरा ख्याल है नए लोगों ने भी अडॉप्ट करना हो तो शायद उनके लिए आसान होगा उस चीज़ को ज्वाइन करना। आप क्या समझते हैं, कोई ऐसी सिचुएशन बन सकती है जिससे इस टाइम पे पीपल्स पार्टी और नून लीग थोड़ा सा घबरा रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ केयर टेकर सेटअप प्रोलॉन्ग हुआ तो शायद जो अब मौका उनके पास है वो मौका तब ना रहेगा उनके पास? बिलाल साहब, इस वक्त जो हमारी सोशल मीडिया है उसके ऊपर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें गर्दिश कर रही हैं कि जिससे ये पता लग रहा है कि बैकडोर राब्ते जो हैं वो शुरू हो चुके हुए हैं। सबके शुरू हैं सर, सबके शुरू हैं, और जिन लोगों का नाम लेना भी मना है उनके साथ भी शुरू हैं। ठीक। तो सबसे बड़ी उस आदमी की जो कमज़ोरी थी वो ये थी कि वो फ्लेक्सिबल नहीं था। पॉलिटिक्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत सबसे बड़ी वक्त की ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी उससे पोजीशन को चेंज कर दें, नो, लेकिन आप अपना तरीक़ेकार जो है उसमें तब्दीली ज़रूर आपको करनी चाहिए। तो आपने जो बात की है वो 100% उस तरफ इंडिकेट करता है कि अगर ऐसी कोई बात हुई और इनको नज़र आया कि जो इनका टारगेट है वो अचीव नहीं हो रहा तो शायद उस तरफ भी बात निकल पड़े, क्योंकि एवरीडे इज़ नॉट संडे। ये हमेशा वही एक ही दिन नहीं रहेगा, हमेशा वक्त एक सा नहीं रहेगा। चीज़ें ठीक होती हैं, चीज़ें रिपेयर हो जाती हैं, चीज़ें इंप्रूव हो जाती हैं। सो आई गेस इस टाइम पे हुकूमत को यही फिक्र हो रही है किसी तरह से जो एक गंद डला हुआ है, जो सारा कुछ हो रहा है यहाँ पे, उससे कहीं सिचुएशन बेहतर ना हो जाए और इनके लिए मुश्किल ना हो जाए। एक सर कौमी सलामती की भी मीटिंग हुई है, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, और TTP की बात की जाए, कलअदम तहरीक तालिबान की बात की जाए। अब ज़ाहिर मुल्क में दहशत गर्दी भी है और यहाँ पे ये हालात भी हैं, और आज थोड़ा सा सख्त स्टैंस लिया गया है और कहा गया है कि हम TTP जो है जितनी कलअदम जमातें उनके खिलाफ एक्शन करेंगे। सर आप इस फील्ड में रहे हैं, आप इस मतलब यू हैव बीन एन एक्स सोल्जर और आप इन सब चीज़ों को समझते हैं। आप क्या समझते हैं, क्या ये कम्प्लीटली दहशत गर्दी का खात्मा किसी तरह हमारे मुल्क से हो सकता है? सर बिल्कुल हो सकता है जी खात्मा, लेकिन प्रॉब्लम उसके लिए ये है कि हमें फिर जो है वो खुद अपनी पॉलिसीज़ बनानी होगी, हिस मास्टर्स वॉइस पे नहीं चलना होगा। इस वक्त जो हालात हैं वो ये निशानदेही या इशारा कर रहे हैं कि हम शायद अमेरिकन उसके ऊपर चल रहे हैं, और अमेरिका जो है वही तालिबान को कंट्रोल करता है एक्चुअली। नाम हम चाहे उसको अफ़गान का दें या जिस मर्जी गवर्नमेंट का दें। सर लेकिन अब अमेरिका के इन्फ्लुएंस के ख़त्म होने के बाद, जिस तरह अफगानिस्तान के अंदर देखें तो तालिबान की हुकूमत आ चुकी है और सब कुछ वहाँ पे वो कंट्रोल कर रहे हैं। आई थिंक एवरीथिंग दे आर इन चार्ज नाउ। अभी भी अमेरिका का इन्फ्लुएंस है? बिल्कुल जी है, तालिबान के ऊपर बिल्कुल उनका इन्फ्लुएंस है, बिकॉज वो उन्हीं के ज़रिए से बने थे, जो बनाए गए थे रशिया के अगेंस्ट, और वो सारा जो है वो उन्हीं के ज़रिए बने थे। बीच में पाकिस्तान को उन्होंने ज़रूर इन्वॉल्व किया था, ठीक, लेकिन अमेरिका के अपने जो तरीके हैं CIA के और बाकी सब के, हम हमारे लोगों को पूरा उसका पता है। तो जब तक अमेरिका ये इस किस्म की एड देता रहेगा, यहाँ पर धमाके होते रहेंगे, सब कुछ होता रहेगा। अगर हम उनसे जान छुड़ा लें तो हमारे लिए ये पॉसिबल होगा कि अमेरिकन एड और अमेरिकन इन्फ्लुएंस से जान छुड़वाने की बहुत ज़रूरी, यानी वो एब्सोल्युटली नॉट कहना बहुत ज़रूरी है अमेरिका को, जिसे एब्सोल्युटली नॉट को बड़ा क्रिटिसाइज़ किया गया। और आई गेस के हमारे जो भी लीडर है उसको चाहिए यही है, किसी भी तरह से अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा जाए। बहुत शुक्रिया कर्नल रिटायर्ड अब्दुल बासित राना साहब आपका, और हमारे साथ जावेद इकबाल साहब भी मौजूद थे, बहुत शुक्रिया उनका भी। नाज़रीन आप सबने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।